ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी कुछ डिस्कस किया हुआ था, हमने रिलेट किया हुआ था कि प्रेशर को कैसे स्पीड से रिलेट करते हैं। फिर हमने बात किया था कि टेम्परेचर को कैसे स्पीड से रिलेट करते हैं। तो हमने दोनों चीजों को रिलेट करना देखा हुआ था। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि यार इसकी एनर्जी क्या होती है, तो हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की हुई थी कि यार गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। फिर हमने पूरी गैस की भी काइनेटिक एनर्जी की बात की हुई थी। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का डिस्कशन था। तो काइनेटिक एनर्जी को लेके एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है, तो उस चीज को क्लियर करेंगे आज हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मैं बताऊं काइनेटिक एनर्जी, तो आपको याद हो हीट के चैप्टर में स्टार्टिंग में मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। कोई बताएगा कितने टाइप की काइनेटिक एनर्जी होती है? दो टाइप की होती है। दो टाइप के, कौन कौन से? एक रैंडम और एक फिजिकल। ओके, एक ऑर्डर्ड एक ऑर्डर्ड मतलब फिक्स वाली, और एक रैंडम। ऑर्डर्ड किससे रिलेटेड होती है? ऑर्डर्ड वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स से। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। उल्टा बोल रहे हैं आप, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, ठीक। और ये रैंडम रिलेटेड होती है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये दो बातें हमने डिस्कस की थी, और नोट्स याद हो? हाँ, उल्टा दिया था नोट्स में। ऐसा क्या? ठीक है, फ्लिप कर लेंगे, नो इश्यूज। सो पॉइंट ये है कि जो ऑर्डर्ड है वो रिलेटेड रहती है किससे? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की। और ये जो रैंडम है ये किससे रिलेटेड है? ये मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, मतलब क्योंकि वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। अब हमें पता है कि टेम्परेचर किससे रिलेटेड है, तो ये हमें क्लियर रखना चाहिए कि टेम्परेचर ऑफ गैसेस इज related to kinetic energy of motion of molecules, or I'll say random motion of molecules, random motion of molecules। ओके, तो ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान देनी है कि काइनेटिक एनर्जी में जो टेम्परेचर होता है वो पार्टिकल के रैंडम मोशन से रिलेटेड होता है, ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट बताने का पर्पस क्या है वो समझे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अ कंटेनर है और उस पर कोई गैस है, ठीक है, एंड कंटेनर इज मूविंग विद लेट्स से v is equal to 10 meter per second. So what will be the change in its temperature? Okay, so हमें क्या फाइंड करना है? चेंज इन इट्स टेम्परेचर, चेंज इन इट्स टेम्परेचर। एंड या फिर पहले लिख देते हैं इनिशियली एट रेस्ट, initially at rest at 300 Kelvin, okay, and when thrown with 10 meter per second, find its kinetic energy and temperature change। ओके, तो ये सिचुएशन है यहाँ पर हमारे पास। ऑलरेडी उसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। अब हमें बताना है कि हमने उसे थ्रो कर दिया है तो उसके टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। पता है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। प्लस ऑर्डर्ड। सो रैंडम वाली मतलब कौन सी? 3/2 nRT, याद है? अभी रिसेंटली देखा, क्या हो जाएगी? 3/2 nRT प्लस हाफ इंटू मास इंटू v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी में किसी को कोई डाउट?
यार बताएं, काइनेटिक एनर्जी में किसी को कोई डाउट क्या? नो। ओके, मान लेते हैं ये गैस क्या है, हीलियम गैस है, क्योंकि अभी हमने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है, हमने गैस का क्या लिया था, एक मॉलिक्यूल लिया था, याद है आपको? हमने एक मॉलिक्यूल पे ये कैलकुलेशन की थी। तो ये जो 3/2 फॉर्मूला आया है, ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए आया है। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा। नाउ काइनेटिक एनर्जी फाइनल हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड। इसमें किसी को डाउट क्या? इसमें किसी को डाउट नहीं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ कोर्स बढ़ गई है, क्योंकि इनिशियल सिर्फ हाफ mv² नहीं थी, बट थॉट यहाँ पर ये है कि टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये वाली जो एनर्जी है, जो हाफ mv² वाली है, ये टेम्परेचर रेज नहीं करती है। ये आपको ध्यान देना है क्या, कि हाफ mv² वाली जो एनर्जी है वो टेम्परेचर रेज नहीं करती। तो इसका मतलब अगर एक कार है या एक कोई टैंकर है जिसमें गैस फिल है, और वो टैंकर कितना भी स्पीड से जाए, क्या गैस का टेम्परेचर रेज होगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग हैं। ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई गैस की, लेकिन वो जो मॉलिक्यूलर वाली है वो वाली नहीं बढ़ी है। समझ आया क्या आइडिया सबको? T remains constant because half mv² is not हाफ mv² मतलब ये v सिस्टम की बात हो रही है। v किसका? सिस्टम। हाफ mv² सिस्टम वाली is not related to temperature। क्लियर सबको ये पॉइंट? यार ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर है सबको कि मूविंग कंटेनर का टेम्परेचर रेज नहीं होगा स्पीड के वजह से? बताएं यार, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके यार, बोल दिया करें यार क्लियर है या नहीं। दो चीजें हैं बताई, दोनों एनर्जी अलग अलग टाइप की हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि टोटल एनर्जी क्या है, तो टोटल एनर्जी आप आंसर करोगे पूरा, लेकिन जब टेम्परेचर की बात आएगी तो सिस्टम का हाफ mv² ऐड नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मिसकॉन्सेप्शन मत ले, कि कन्वर्ट नहीं हो सकता है। कन्वर्ट हो सकता है। मतलब क्या, हमने यहाँ पर एक कंटेनर दिया, हीलियम है उसमें और उसका इनिशियल टेम्परेचर कुछ है। अभी हमने उसे v की स्पीड दे दी, और आगे क्या है, वॉल है। ये मान लेते हैं कंटेनर मूव कर रहा है, आगे क्या है, वॉल है। सो अभी देखो, फाइंड चेंज इन टेम्परेचर, फाइंड चेंज इन टेम्परेचर व्हेन container hits the wall and comes to rest। तो इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स उस टेम्परेचर इंक्रीज करने में उसकी स्पीड वाली एनर्जी का कुछ यूज नहीं रहता, बट हिट करके अगर वो रेस्ट पे आ गया तो वो काइनेटिक एनर्जी चली गई ना उसके पास। अब तो अब वो चेंज होगा। तो पॉइंट समझ आया कि जब आप सिंगल ऑब्जेक्ट मूविंग देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ चेंज नहीं होगा। बट अभी वो बोल रहा है कि हाफ mv² लूज हो गई, और वो किसको मिल गई, कंटेनर को मिल गई है पूरी। थॉट समझ आया क्या ये? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू इट्स रैंडम काइनेटिक एनर्जी। बताएं किसी को कोई डाउट इसमें? सो ये क्या होगा, हाफ इंटू मास इंटू v² विल बी कन्वर्टेड इंटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो क्या थी, 3/2 n r t फाइनल माइनस t इनिशियल। किसी को कोई डाउट क्या? बताएं यार, ये क्वेश्चन समझ आया? यस सर। ओके, अभी एक मास की गड़बड़ है यार। गैस का मास कैसे लिखेंगे?
गैस का टोटल मास, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल से लिखेंगे, मोल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास ओवर मोलिकुलर मास। सो इसका मतलब मास की वैल्यू क्या आ जाएगी देन, मास विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर मास। अब ये जो कैपिटल एम एस का यूनिट क्या होता है, बताया था यहां से, ये किस में आता है, बताता है ग्राम में। ठीक है, ये क्या होता है, मोल पर ग्राम, सॉरी ग्राम पर मोल। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम यहाँ पर एन लिखेंगे तो एन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब एम हमें क्या यूज करना पड़ेगा, केजी में यूज करना पड़ेगा। तो हमने कौन सी गैस दी है, हीलियम। सो देन एम इज इक्वल टू, हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, हीलियम के लिए एम कितना होता है, हीलियम का 4, बट यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 4 इंटू 10⁻³ kg पर मोल। क्लियर ना, ऑलरेडी कल मैंने बताया था कि VRMS में भी एम का साइन ध्यान देना है जब भी एम के एस यूनिट से रिलेट करेंगे किसी को। बता, यहाँ तक कोई डाउट क्या है किसी को? No, sir. ओके गुड। तो मुझे लगता है काइनेटिक एनर्जी का हमारा यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यार जो न्यूटन के फॉर्मूले में हमने डिराइव किया काइनेटिक एनर्जी को, जब हमने डिराइव किया तो हमने क्या कंसिडर किया कि एक मॉलिक्यूल था और वो XYZ में जा सकता था। हमने क्या चीज मिस कर दी, हमने सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लिया। जब डिफरेंट गैसेस को देखा गया, जैसे जिन पे 2 मॉलिक्यूल हैं, तो डिफरेंट सिनेरियो को देखने को मिला। क्या देखने को मिला कि ये रोटेट भी हो सकता है। तो इसका मतलब जब सिंगल मॉलिक्यूल था तब उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी थी, स्ट्रेट लीनियर। लेकिन जब डबल मॉलिक्यूल आ गए तो उनके पास कौन सी एनर्जी आ गई एक्स्ट्रा, रोटेशनल आ गई। तो वहां पर कॉन्सेप्ट में हमें एक और नया टर्म को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी, जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। वो नया टर्म था हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसे सिर्फ एफ लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ। देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये एक सिंपल नंबर है। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डीप कैलकुलेशन, सिंपल क्या डिफाइन किया गया कि एक मॉलिक्यूल्स के पास क्या क्या एनर्जी रह सकती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या है, एक नंबर है, सपोज 2, 3, 4, 5, ये एक नंबर है जो बताएगा कि उसके पास किस किस टाइप की एनर्जी है। समझ आया? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जो बताएगा कि उसके पास किस टाइप की एनर्जी। जैसे सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसके पास किस तरफ की एनर्जी है, X, Y, Z। बट जो डबल मॉलिक्यूल है वो रोटेट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन किया हुआ है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, देखें, it is a number defining the ways in which a gas can have significant energy। समझ आया ये? इट इज अ नंबर डिफाइनिंग द वेज इन विच अ गैस कैन हैव सिग्निफिकेंट एनर्जी। तो अब देखना, डिफाइन करते हैं डिफरेंट गैसेस के लिए। पहले हम देख लेते हैं क्या, मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक गैस का मतलब ये है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक गैस का मतलब क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल। एग्जांपल, हीलियम, नियॉन,
argon, all inert gases, they are single atomic. ओके, सो सिंगल मॉलिक्यूल वाली अगर गैसेस हैं तो देखें क्या क्या होगा। तो अगर हम बात करें कि एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो ये क्या कर सकता है, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, सिंगल मॉलिक्यूल है एक, तो ये दो टाइप की एनर्जी रख सकता है। क्या? पहली तो लीनियर, लीनियर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल किस तरफ रखेगा ये, एक्स वाई जेड, कितने एक्सेस में रहेगी इसकी ट्रांसलेशनल, एक्स वाई जेड। तो मतलब कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर एंड हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से कितनी आ गई ट्रांसलेशन की डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू 3, या मैं ऐसे लिखूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। कौन सी है ये 3? ट्रांसलेशनल। अब देखते हैं रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है और कहाँ, जेड में जा सकता है। रोटेशनल मतलब क्या होगा, रोटेशनल मतलब ये मॉलिक्यूल क्या होने वाला है, अभी अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, किसके अबाउट, एक्स वाई जेड के अबाउट रोटेट करेगा। पॉइंट ये है कि जब ये रोटेट करेगा तो याद है हमने मॉलिक्यूल का साइज क्या कंसिडर किया हुआ है, वेरी स्मॉल। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताएं। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो प्रॉब्लम ये, बिकॉज साइज हमने क्या एज्यूम किया है पार्टिकल का, वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल है। सो इसका मतलब क्या होगा, आई उसका जीरो। तो क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी क्या, नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती है, लेकिन वैल्यू बहुत ही मिनिमम है, नेग्लिजिबल है। तो मैंने क्या यहाँ पर लिखा है, एनर्जी क्या होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो बेसिकली रोटेशनल एनर्जी क्या है, नेग्लिजिबल है। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या, नियरली जीरो। सो नो डिग्री ऑफ फ्रीडम एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। कोई डाउट क्या किसी को, यार समझ आया मोनोटॉमिक गैस का एक्सप्लेनेशन? नंबर 2, डाई, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी मोनोटॉमिक गैस की, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू कितनी, 3, और ट्रांसलेशनल नेक्स्ट। नंबर 2 क्या है, नंबर 1 हमने मोनोटॉमिक गैस देखा, नंबर 2 डायटोमिक। डायटोमिक गैसेस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल डायटोमिक गैस मतलब एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं, H2, N2, H2, O2. O2, N2। अच्छा एक चीज और, हमारे एयर में भी मोस्टली डायटोमिक गैसेस हैं, तो एयर को भी क्या कंसिडर कर सकते हैं, डायटोमिक। तो इसका मतलब देखें यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल सेटअप है, ऐसा एक बॉन्ड के थ्रू दो मॉलिक्यूल है। तो इसमें सेटअप हमारा क्लियर है कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल चेक करना है। तो ट्रांसलेशनल में तो कोई डाउट ही नहीं है, एक्स वाई जेड ये मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये मॉलिक्यूल है और ये तीनों एक्सिस में जा सकता है, हमें सिर्फ ये देखना है। सो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसके पास तीनों एनर्जी आ जाएंगी, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। अब बात करते हैं रोटेशनल की। तो रोटेशनल समझना, आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या,
मॉलिक्यूल का साइज तो बहुत छोटा है, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो ज्यादा है, मतलब बॉन्ड लेंथ उनका ज्यादा है कंपेयर टू देयर साइज। तो इसका मतलब अब आई क्या होगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा ना? यार पॉइंट समझ आया? सो अबाउट दिस एक्सिस आई क्या होगा? सिग्निफिकेंट। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं क्या, ये x, ये y और ये z। अब देखो यार y के अबाउट क्या होगा? आई अबाउट y हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब आई दोनों मॉलिक्यूल का लिखेंगे, डिस्टेंस क्या यूज करेंगे? मॉलिक्यूलर सेपरेशन का हाफ। क्लियर? तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो लोग घूमेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं? म्यू इनटू आर स्क्वायर। याद है किसी को ये? म्यू इनटू आर याद है किसी को? Yes, sir. ओके, आर क्या है यहाँ पर? Distance between molecules. हाँ, मॉलिक्यूलर सेपरेशन। अब देखना, तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन तो रहेगा। आई जेड बताओ, आई जेड भी यही रहेगा, म्यू इनटू आर स्क्वायर। ये बताओ आई एक्स क्या होगा? 0. आई एक्स में उसकी एक्चुअल रेडियस यूज हो जाएगी, 2 इंटू मास इंटू एक्चुअल रेडियस स्क्वायर, जो कि क्या है? नियरली इनसिग्निफिकेंट। तो ये क्या है? एक्चुअल साइज रेडियस, जो कि क्या है? नेग्लिजिबल है। तो आई एक्स क्या हो जाएगा इसका? 0। तो इसका मतलब एट एनी टाइम कितनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ले सकता है? 2। सो एट एनी टाइम only 2 rotational degree of freedom। बताए कोई डाउट क्या इसमें किसी को? यार ये समझ आया? सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5, जिसमें से 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल। कोई डाउट क्या? यार ये क्लियर है सबको? Yes. हाँ, तो ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें ध्यान देना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें ध्यान देना है। तो इसका मतलब याद है, मैंने कंटेनर में जानबूझ के हीलियम रखा था, H2 नहीं रखा हुआ था, या O2 नहीं रखा था, क्योंकि अगर हम O2 ले लेते हैं तो हम सिर्फ 3/2 nRT नहीं यूज कर पाते, क्योंकि वो हमने क्या कंसिडर करके डिराइव किया है? सिर्फ लीनियर मोशन। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? रोटेशनल मोशन का अलग से डिराइव करना पड़ेगा, लेकिन हमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है। मैक्सवेल ने एक सिंपल सा आइडिया और दे के रखा हुआ है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्लियर है। थर्ड देख लेते हैं। सर वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं आती? बेटा वो अभी बाद में बताएंगे, अभी नहीं आएगी। ठीक है, ये वाला हो जाए, बताते हैं वाइब्रेशनल कब आएगी। अभी जो हमारे सिलेबस में हम सिर्फ वो लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं थर्ड, ट्राई एटॉमिक। ओके, ट्राई एटॉमिक और स्लैश पॉलीएटॉमिक। ओके, ट्राई एटॉमिक स्लैश पॉलीएटॉमिक, मतलब कि मल्टीपल हो सकते हैं। लाइक जैसे बात कर ले, ट्राई एटॉमिक मतलब क्या हो गया? लाइक H2O, CO2 और पॉलीएटॉमिक लाइक CH4, ऐसे। ठीक है, तो देखें ट्राई एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक में 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। क्या? अगर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स हैं तो समझें, सपोज मैं 3 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, ये 3 मॉलिक्यूल्स में ले लेता हूं। अब बताओ, क्या रोटेशनल वाला किसी भी एक्सिस के अलोंग 0 होगा क्या कभी? जब आप एक्स में डिस्कस करोगे तो ये वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी आ जाएगी ना? यस। जब वाई में डिस्कस करोगे तो इसकी 0 होगी, बट इन दोनों की आ जाएगी।
Z में तीनों की आ जाएगी। समझ आया ना? तो क्या कोई भी जीरो होगा क्या? नहीं। लेकिन सोचो ये मॉलिक्यूल एक लाइन में आ जाए सब, तो एक्स वाली क्या हो जाएगी? एक्स वाली क्या हो जाएगी फिर? जीरो। जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर क्या कर दें, हम ले ले क्या, लीनियर है। लीनियर मतलब लाइक किसके जैसा? CO2। अगर लीनियर है सो इट्स वन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेंगी टोटल? लीनियर के लिए 5 ही रहेंगी, 5 ही रहेंगी। 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल। ओके। लेकिन अगर नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर मतलब बाकी कैसा भी हो, लाइक H2O है, CH4 है, तो ऐसे कोई मॉलिक्यूल है, तो उनके लिए क्या हो जाएगी फिर? सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी टोटल? 6। सो बेसिकली लीनियर किसके जैसा बिहेव करता है? डायटोमिक के जैसा। क्लियर? इसमें 3 ट्रांसलेशनल है और 3 रोटेशनल। क्लियर? यार कोई डाउट किसी को लीनियर नॉन लीनियर में? यार यहां तक किसी को डाउट क्या? No, sir. ओके। अभी होता यह है कि अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो सिंगल मॉलिक्यूल तो वैसे ही रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मॉलिक्यूल बॉन्डेड है वो क्या करने लगते हैं, अगर इनका हम देखें तो ये ऑसिलेशन कर रहे होते हैं सारे मॉलिक्यूल। हमें पता है ऑसिलेशन कर रहे होते हैं। तो ऑसिलेशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो उसके पास एनर्जी होती है। वो एनर्जी हम देख सकते हैं, वो डिपेंड करता है हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है इसका? एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। इट इज लाइक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो याद है मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स किसके जैसे बॉन्डेड होते हैं? स्प्रिंग के जैसे भी बॉन्डेड होते हैं। हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर इलांगेट करेंगे तो वापस लेंगे, ये वाला सिनेरियो। तो अब आप समझें कि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड। तो अभी तो ये थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेशन कब ज्यादा होगा? वाइब्रेशन ज्यादा कब होगा? जब, अरे बताए, किसी भी मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। हाँ, टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे तो उस मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बढ़ जाता है काफी। तो इसका मतलब जब बढ़ जाएगा तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर भी ऐड होने लगेगा ना, मतलब ये वाइब्रेट होने लगेगा काफी ज्यादा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर भी ऐड होने लगेगा। पॉइंट समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि एट लो टेम्परेचर वाइब्रेशन की जरूरत नहीं होती, बट एट हाई टेम्परेचर्स at high temperatures ब्रैकेट में ग्रेटर देन 5000 केल्विन। सो ऑफ कोर्स इतना हाई टेम्परेचर आपको मिलेगा क्या यहाँ? नहीं, ये तो प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाएगा ना इतना हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर जो कि 4000 5000 केल्विन पर है, वहां पर ही सिग्निफिकेंट होगा। तो हमारे सिलेबस में ये वाला पार्ट नहीं रह पाता। समझ आया ना क्यों शिव प्रसाद? शिव प्रसाद कहाँ रह गए आप? यस सर। आप पूछ रहे थे कुछ वाइब्रेशन के बारे में। सो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट नहीं होती है हमारे रियल लाइफ डेली लाइफ के कैलकुलेशंस में। एट हाई टेम्परेचर्स सो वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी also become significant. ओके। तो दो टाइप की वाइब्रेशनल एनर्जी होती है,
कितनी वाइब्रेशनल एनर्जी? दो टाइप की वाइब्रेशन होती है, एक होती है पोटेंशियल और एक काइनेटिक। पोटेंशियल वाइब्रेशनल एनर्जी कैसे निकलते हैं? हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी वाली हाफ एम वी स्क्वायर। ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, हाँ एम के जगह हम म्यू यूज करेंगे, म्यू वी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, एक बॉन्ड क्या कैरी कर सकता है? दो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कैरी कर सकता है। सो यहाँ पर क्या काम की बात आ गई? ईच बॉन्ड कैन कैरी मैक्सिमम of 2 vibrational energy। बताए कोई डाउट क्या किसी को इसमें? So at very high temperatures, at very high temperatures, मोनोटॉमिक के लिए क्या फर्क पड़ेगा? क्या कुछ बताएं? मोनोटॉमिक में बॉन्ड रहता है क्या? नहीं, तो उसका एफ क्या रहेगा? 3। डाइएटॉमिक के लिए डायटोमिक के लिए क्या होगा? F इज इक्वल टू 3 + 2 प्लस डायटोमिक मतलब कितना बॉन्ड होगा? एक। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2n, वेयर n इज इक्वल टू कितना है? 1। ट्राइएटोमिक के लिए F इज इक्वल टू 3 प्लस ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर ले लेते हैं, ठीक है, लीनियर ऑलरेडी हो गया, समझ गए हम। नॉन लीनियर या पहले लीनियर ले लेते हैं, ट्राइएटोमिक में भी दो पार्ट कर लेते हैं, ट्राइएटोमिक में लीनियर एंड नॉन लीनियर। ओके, लीनियर का क्या हो जाएगा? F 3 + 2 प्लस कितना? 2 × n, और इस बार n कितना है? 2 बॉन्ड। तो यार अब ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल देखना पड़ेगा, लाइक H2O है, H2O कैसे बॉन्डेड रहता है? इस टाइप में। तो बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर? 2। अब जरूरी नहीं है कि सारे ट्राइएटोमिक ऐसे हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ट्राइएटोमिक। तो कितने बॉन्ड हो गए अब? 3। तो वो अपने हिसाब से समझ लेना। बाय द वे हमारे सिलेबस में नहीं है इसका डिस्कशन, फिर भी बुक्स में दिख जाता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। नॉन लीनियर की बात करें तो F इज इक्वल टू 3 + 3 प्लस कितना? 2n, n इज इक्वल टू कितना है? 2। और 3 भी हो सकता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल पिक कर रहा हूँ, ठीक। बताएं, क्लियर है? डिग्री ऑफ फ्रीडम सारे टाइप के क्लियर हो गए, इंक्लूडिंग द वाइब्रेशनल? शिव प्रसाद Yes, sir. समझ आया क्या? I guess. तो ये था डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इससे नई बात क्या पता चली? अब प्रॉब्लम ये हुई कि अगर हमें हाइड्रोजन के लिए एनर्जी कैलकुलेट करना है तो क्या हमारा पुराना फॉर्मूला काम आएगा? क्या नहीं आएगा? मतलब लेट से हमें कैलकुलेट करना है कि यार हाइड्रोजन की एनर्जी एट टी टेम्परेचर पर लिखनी है, तो हमें पता है कि अगर हीलियम होती तो एनर्जी क्या आ जाती? 3/2 nRT। लेकिन अब हमें अगर हाइड्रोजन है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये था हमारा कि मेहनत हो जाएगी ज्यादा, लेकिन ऑफ कोर्स उस समय जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे ज्यादा काइनेटिक थ्योरी में रिसर्च किया वो थे मैक्सवेल। उन्होंने एक थ्योरी दी और उससे हमारा काम एकदम इजी हो गया। देखें क्या था।
देखें मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या है? उन्होंने क्या बताया कि एनर्जी इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है? कोई बता सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? The number of ways in which the molecule can possess energy. या सो इसका मतलब ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ ऐसा है कि अगर 4 है, इसका मतलब ये कि ये कितनी एनर्जी कैरी कर सकता है? 4 टाइप्स। सो मैक्सवेल ने क्या बताया? इक्विपार्टीशन बताया। इक्विपार्टीशन का मतलब ये है कि किसी भी डायमेंशन में या किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में सेम एनर्जी कैरी करता है वो। तो इक्विपार्टीशन का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, यहाँ पे समझेंगे, ईच gas has equal amount of energy in its all degree of freedom. इसका मतलब ये था that energy is distributed equally, total energy is distributed equally along all degree of freedom of gas. तो ये यार बहुत ही बड़ी बात निकल के आई। देखें इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हमने मोनोएटॉमिक के लिए सॉल्व किया है, हमने मोनोएटॉमिक के लिए सॉल्व किया हुआ है। क्या मोनोएटॉमिक के लिए हमने सॉल्व किया है? टोटल एनर्जी कितनी होती है मोनोएटॉमिक की? 3/2 nRT या फिर 3/2 PV। तो इसका मतलब ये है कि मोनोएटॉमिक के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? ऑल ट्रांसलेशनल 3. ओके। सो उसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3। इसका मतलब ये है कि हर डायरेक्शन में सेम एनर्जी जाएगी। सो एनर्जी इन ईच डायरेक्शन, एनर्जी इन ईच डायरेक्शन, लाइक मैं बात करता हूँ एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी बाई 3। सो कितनी आ गई? हाफ nRT या फिर हाफ PV। सेम चीज y के अलोंग भी क्या आ जाएगी? E/3। हम 3 से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ एनर्जी हैं, इसलिए हमने 3 से डिवाइड की। तो ये भी क्या आ जाएगी? हाफ nRT। तो ये भी क्या आ जाएगी? हाफ nRT। इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला कि किसी भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी जाती है? हाफ nRT। ओके। तो इससे बहुत ही बेस्ट कंक्लूजन निकल के आया क्या? along any degree of freedom, its internal energies, energy is कितनी है? हाफ nRT। कोई डाउट क्या इसमें किसी को? अगर ऐसा है तो टोटल कितनी हो जाएगी फिर? टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी का फाइनली हमारा फॉर्मूला आ जाएगा कि हर डायरेक्शन में कितनी है? हाफ nRT। तो इसका मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? F टाइम्स इंटू हाफ nRT। इसमें किसी को कोई डाउट क्या? तो अब आपको समझ आया कि कितना इजी कर दिया काम मैक्सवेल ने। हम अभी कैलकुलेट करने वाले थे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस पूछा, आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सोचना है क्या हमें? नहीं, आंसर क्या रहेगा?
हाफ nRT। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी E कैसे लिखेंगे हमेशा, वैसे इंटरनल एनर्जी को U से लिखते हैं, तो U कैसे लिखेंगे, F/2 nRT या फिर F/2 PV। PV नहीं लिखते हैं, समझ जाएंगे, F nRT। ये कोई डाउट हुआ क्या, एनर्जी का फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ किसी भी गैस के लिए, बताएं, ये सबको क्लियर हुआ। यस सर। तो ये फॉर्मूला अब हमें याद रखना है, तो क्या एनर्जी का हमें 3/2 RT याद रखना है, क्या 3/2 nRT याद रखना है क्या, नहीं, क्या याद रखना है, F/2 nRT। ओके, फॉर डाइएटॉमिक गैस टोटल U कितना हो जाएगा, 5/2 nRT, जिसमें से 3/2 nRT किसकी है, ट्रांसलेशन, एंड 2/2 nRT जो कि सिंपल 1 हो जाएगा, वो किसकी है, रोटेशनल। सो ये ट्रांसलेशनल है और वो रोटेशनल। किसी को कोई डाउट क्या, और ये रोटेशनल। कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटॉमिक, और आप बिल्कुल F/2 लिख देते हो यार, नहीं यार रोटेशनल पूछा है ना, तो रोटेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 2। बताओ यार, किसी को कोई डाउट यहां तक, यार ये दो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन थे आज के, काइनेटिक एनर्जी को कब कैसे यूज करना है वो थोड़ा सा ध्यान देना है, और क्या एक्चुअल इंटरनल एनर्जी कैसे लिखना है ये ध्यान देना है। ये दो आज के सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर पर्सपेक्टिव थे। बता, यहां तक किसी को कोई डाउट क्या, नो सर। ओके। तो ये हमारा बस केटीजी हमारा चैप्टर समराइज हो गया यहाँ तक। केटीजी में हमने बताया भी था, मैंने पहले भी बताया कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम पीवीटी का अलग से रिलेशन डिस्कस करेंगे, फिर हम वी और काइनेटिक एनर्जी देखेंगे और इनको रिलेट करेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड होते हैं। तो अभी हमें पता चल गया कि इंटरनल एनर्जी कैसे रिलेटेड है, टेम्परेचर से किस तरीके से रिलेटेड है। तो ये हमारा पूरा केटीजी हो गया। अब इसमें कुछ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं, वो दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। देखें, दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स क्या है, पहला है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब वेवलेंथ नहीं है, मीन फ्री पाथ है, ये लेमडा एम भी लिख देते हैं, योर विश। देखिए मीन फ्री पाथ क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसे समझने का ट्राई करते हैं। क्या होता है, एक कंटेनर में अगर हम बात करें, देखिए मैंने जानबूझ के कंटेनर बड़ा बनाया है क्योंकि ये सिनेरियो कंटेनर के अंदर ही हमें समझ में आएगा। सपोज एक मॉलिक्यूल लिया हमने, ये मॉलिक्यूल नंबर 1, और बाकी सारे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो ये मॉलिक्यूल 2, 3, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब होगा क्या, ये मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल से जाके कोलाइड करेगा, तो मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल कोलाइड किया, कोलाइड करके अपनी लोकेशन बदलेगा, लेट से इस मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, फिर इस मॉलिक्यूल से, इस मॉलिक्यूल के बाद इस मॉलिक्यूल पे, फिर यहाँ, फिर कुछ रैंडम। तो अभी थॉट समझ आया कि ये जो मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहा है ये हर बार अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6। सो फ्री पाथ क्या होता है, फ्री पाथ होता है दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस। सो फ्री पाथ क्या होता है, अच्छा लैम्डा सेम होते हैं क्या सारे, यार ये समझ आया कि नहीं, बताएं।
पहली लाइन समझ आई सबको? फ्री पाथ क्या होता है बताएं, कोई एक्सप्लेन करे फ्री पाथ क्या एग्जैक्टली? फ्री पाथ का मतलब है कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे से कोलाइड होगा तो बीच में जो स्पेस था, जो डिस्टेंस थी, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। और इन सब के एवरेज को क्या बोलते हैं यार? एवरेज का मतलब मीन। मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? मीन फ्री पाथ। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मीन फ्री पाथ का मतलब आप समझ गए। मीन फ्री पाथ का मतलब ये है, मीन फ्री पाथ का मतलब क्या? एवरेज। इसका मतलब मीन फ्री पाथ लेमडा क्या हो जाएगा, या लेमडा मीन, इन सब का क्या ले लेंगे? एवरेज, जितनी डिस्टेंसेस उसने कवर की हैं अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, अपॉन ये n क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ कोलिजन्स। बताएं किसी को कोई डाउट क्या है यहाँ तक? बताएं, मीन फ्री पाथ में किसी को कोई डाउट क्या? नो सर। बट इसका एक फॉर्मूला है कि ये किन बातों पे डिपेंड करती है, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। हाईली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि इसका कोई भी, मैंने बताया ना, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, चैप्टर में कहीं भी रिलेटेड नहीं है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन आएगा और आपको फिर नहीं बनेगा। देखिए लेमडा कैसे डिफाइन होता है, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन डैश। एन डैश का मतलब क्या होता है? देखें, एन डैश का मतलब होता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर कैपिटल N बाई वी। ओके, तो ये हमारा लेमडा का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम चीजें देख लेते हैं, क्या क्या काम की चीजें हमें समझनी है। देखें, डी क्या है उसका? डायमीटर। डायमीटर मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यार इसे कॉमन सेंस से भी याद रखना है। कैसे? सोचो, देखना इधर, अगर इस गैस में ये एक छोटा मॉलिक्यूल है, ये एक छोटा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस देखना, ये हो गई क्या? फ्री पाथ। सोचो ये मॉलिक्यूल बड़ा हो गया और ये मीन फ्री पाथ कितना बचा? समझ आया क्या पर्सपेक्टिव? साइज अगर बड़ा हो जाएगा मॉलिक्यूल का तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़े से पर्सपेक्टिव वाइज देख लेते हैं इस चीज को। यहाँ पर ये साइज है, ये साइज है, ये बन गया हमारा फ्री पाथ। अगर साइज को हम बढ़ा देते हैं, लेट्स से ये साइज है और ये साइज है, सो उन दोनों के बीच का मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि साइज इंक्रीजेज देन लैम्डा डिक्रीजेज। क्लियर? पहला पॉइंट। अब नंबर 2, एन डैश क्या है? एन डैश को देख लेते हैं, एक सेकेंड। देखें, एन डैश है, एन डैश है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसलिए आप समझ गए, नेक्स्ट फॉर्मूले में मैंने क्या लिख दिया हुआ है? एन अपॉन वी, वेयर एन क्या है? कैपिटल एन Molecules. वेयर कैपिटल एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वी क्या है? वी है वॉल्यूम। अब समझे? तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे तो भी वेवलेंथ, सॉरी, फ्री मीन पाथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसे? देख लेते हैं। दो कंटेनर है, अब आप समझ जाओ कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। समझ गए?
ये समझ आया? तो लेमडा यहाँ पर क्या है, ये लेमडा है, ये लेमडा है, ये लेमडा है, जबकि यहाँ पर पॉइंट समझ आया? So as number of molecules increases, lambda decreases. Clear? बताएं ये क्लियर है या नहीं? यार बताएं आप लोग, ये दोनों चीजें क्लियर है या नहीं फ्री मीन पाथ को लेके? Yes, sir. और ये फॉर्मूला याद ही रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ को लेके। फ्री पाथ बीच की डिस्टेंस और उसका मीन हमें समझना है इस चीज को। क्लियर? ओके। अभी ये पॉइंट है कि हम बाकी किन चीजों से इसे रिलेट कर सकते हैं। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, नहीं है, तो हम थोड़ा सा n/v को रिप्लेस कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक नोट डाल के स्पेशल केस देख सकते हैं। क्या हमें पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, एंड दूसरी इक्वेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बताएं। PV इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो क्या आ जाता है यहाँ पर, k। यार दोनों इक्वेशन याद रखना, ये n किसके लिए है, n और r जब मोल यूज करेंगे, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यूज करेंगे तब क्या यूज करते हैं, अरे तब क्या यूज करते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो लेमडा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई d स्क्वायर n/v। अब बताओ n/v को क्या लिख सकते हैं, P/KT. n/v को लिख सकते हैं p/kt। तो ये हो जाएगा 1/√2 पाई d स्क्वायर, ये हो जाएगा p/kt। तो t ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा kt/√2 पाई d स्क्वायर इंटू p। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू t एंड लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। ये याद रहेगा सबको। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेमडा क्या होगा, बढ़ेगा, और जबकि हमें लगेगा कि कम हो रहा है। अब फील करो, ये कंटेनर है, ठीक है, अभी सोचो मॉलिक्यूल्स हैं, अब आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, दूर दूर चले जाएंगे ना। सो लेमडा क्या हो जाएगा, ज्यादा। और अगर आपने इसका प्रेशर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पास आ जाएंगे, तो कम हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, अब इसमें आपने गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, बताओ क्या होगा अब, क्या मॉलिक्यूल दूर जा पाएंगे क्या, अरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे क्या, अरे नहीं भाई, जगह ही नहीं है, कहाँ दूर चले जाएंगे, क्या स्पेस निकल जाएंगे क्या अगर क्लोज है तो। समझ आया क्या? तो अगर क्लोज कंटेनर है, V कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू nRT में ध्यान दो, क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और P और T दोनों क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये नोट याद रखना है कि ये वैलिड कब है, वैलिड फॉर open containers. Clear? When volume is changing, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इन दो बातों पे डिपेंड करेगा क्या फिर, नहीं। क्लियर सबको ये पॉइंट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट था कि ये दो चीजें कब काम आएंगी, वैलिड फॉर ओपन कंटेनर व्हेन वॉल्यूम इज चेंजिंग। और यहाँ पर स्टार मार्क करके लिखूंगा, इफ V is equal to constant then
लेमडा टी और पी पे डिपेंड करेगा क्या? लेमडा डज नॉट और इट वोंट डिपेंड अपॉन टी एंड पी। बताए, क्लियर है ये आइडिया? यार ये बताएं, ये लेमडा का सबको समझ में आया? और इससे काफी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे कि टी एंड पी पे डिपेंड नहीं करेगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तभी ये वैलिड है, नहीं तो नहीं है। यार आप लोग बताएं, लेमडा यानी कि फ्री मीन पाथ, ये सबको क्लियर है? सिर्फ आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है और थोड़ा सा नीचे रिलेशन कि अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ओपन कंटेनर है, तो इन चीजों का भी ध्यान दे सकते हैं। बताएं, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या मीन फ्री पाथ में? नेक्स्ट, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क वाला टाउ है ये। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? सेम, जब वो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है तो बीच में कुछ टाइम लग रहा होगा, उस टाइम को ही क्या बोलते हैं? उस टाइम को क्या बोलते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। डेफिनेशन क्लियर है? रिलैक्सेशन टाइम क्या है? द टाइम टेकन between any two collisions is called relaxation time. यार बताएं, रिलैक्सेशन टाइम समझ आया क्या चीज है? तो टाउ क्या हो जाएगा? टाउ एवरेज, टाउ मतलब टाउ एवरेज, और एवरेज क्या हो जाएगा? बताएं, तो इसमें किसी को डाउट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में किसी को कोई डाउट क्या इसमें? नो सर। ओके गुड। अभी सिंपल सी बात है, याद है स्टार्टिंग मैंने बताया था कि मैं सारी असम्पशन दिखाऊंगा कि कैसे केटीजी में यूज हो रही हैं। तो हमने सारी असम्पशंस देख ली थी। एक असम्पशन याद है कि मॉलिक्यूलर साइज काफी स्मॉल है, उसका हमने यूज कहाँ पे किया? काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हमने उसका यूज किया। एक हमने और डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो कैसी मोशन करते हैं? स्ट्रेट लाइन। सो न्यूटन का हमने प्रेशर निकालने में उस चीज का यूज किया था। सेम चीज यहाँ पर यूज हो जाएगा। अगर टाइम की बात हो रही है तो टाइम हमें क्या यूज करना चाहिए फिर? ये तो एक टाइप का टाइम है ना, तो हम क्या यूज कर सकते हैं कि बिटवीन टू कोलिजन्स मोशन कैसी है उसकी? स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है, तो हम यूज कर सकते हैं क्या कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन टाइम क्या हो जाएगा? किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड पे। तो ये पूछा जाता है कि टॉ किस बातों पे डिपेंड करेगा। तो हमें पता है
कि डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस डिपेंड करती है किस पे? लेमडा प्रोपोर्शनल टू, याद है क्या आया था? n बाय v, मतलब v अपॉन √2 पाई d स्क्वायर n। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि लेमडा किसके प्रोपोर्शनल है? मेन चीज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये अगर बदलेगा तो फिर हम उसे पीवी एनआरटी से रिलेट कर सकते हैं। ओके, और स्पीड किस पे डिपेंड करता है? याद है? √8 बाई पाई आर टी, मतलब किस पे मेजर? √t पे। तो टाउ किस पे डिपेंड करेगा? देन टाउ एवरेज डिपेंड करेगा किस पे? डिस्टेंस और स्पीड, मतलब किस पे प्रोपोर्शनल रहेगा? वॉल्यूम अपॉन √t पे। तो ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है कि टाउ किस पे डिपेंड करता है और लेमडा किस पे डिपेंड करता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इन पे आपको क्वेश्चंस बुक्स में देखने को कम मिलेंगे, इन पे आपको क्वेश्चन बुक्स में कम देखने को मिलेंगे, बट ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में आएगा तो मोस्टली लोग को गलत हो जाएगा क्योंकि ये चीजें भूल जाती हैं, तो इन्हें अच्छे से याद रखना है। दो चीजें हमने बताई मेजर, क्या? मीन फ्री पाथ एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। पता है किसी को डाउट इन दोनों चीजों में समझने में, इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में? बताएं, इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में किसी को डाउट मीन फ्री पाथ एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे? क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा बचता है जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, क्या? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, और आई शुड से मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। ओके, तो कौन से मोलर स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा फेमस है? ऑलरेडी आई गेस आप सबको पता है। किसकी बात करें? नंबर 1 कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसको हम क्या लिखते हैं? CV। तो CV का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? CV का फॉर्मूला हमें याद रखना है F/2R। क्लियर रहेगा सबको? ये कहाँ से आता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे कि ये कैसे आ जाता है, बट अभी आपको याद रहेगा CV। कांस्टेंट प्रेशर CP, तो CP क्या हो जाएगा? तो CP रहता है, सॉरी CP की बात करें तो CP होता है CV + R। याद है मैंने बताया भी था इस फॉर्मूले को, बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं इसे? मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये देखेंगे। सो इसका मतलब CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हम F/2 में क्या करेंगे? अच्छा, F क्या है यहाँ पर? डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं F = 3 किसके लिए? हीलियम, आर्गन, नियॉन, इन सब के लिए। F = 5 किसके लिए? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एयर, ये सब डाई एटॉमिक के लिए। F = 6 NO2, H2O लाइकवाइज। क्लियर है ना ये? सो F/2R + R, तो यहाँ पर एक ऐड करेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, F +2/2। तो आप इसे याद भी कर सकते हो CP को, या फिर अलग से भी लिख सकते हो। तो CP क्या हो जाएगा?
यहाँ पर F+2/2 ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर R। बता, कोई डाउट किसी को सीपी और सीवी में? यार यहां तक क्लियर है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देखें। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिससे कुछ भी करके हम किस रिलेशन में लिख के आ जाए, PV⁴ m = कांस्टेंट। अगर हमने ऐसा लिख दिया, मतलब सपोज आपको गिवन है, देखें एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दी है जिसमें आपको लिखा है P² T² = कांस्टेंट, तो अभी काम नहीं बनेगा। हमें यहाँ क्या लेना है, लेके आना है P के साथ में V, तो T को रिप्लेस कर देते हैं PV = nRT में। तो nR तो कांस्टेंट है, T किस पे डिपेंड कर रहा है? PV में। सो क्या आ जाएगा, T को क्या लिख सकते हैं, P² V², तो टोटल कितना आ जाएगा, P⁴ V²। ये आ गया। अब हमें पावर किस में चाहिए, V में चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे, 4th रूट ले लेंगे। तो P से हट जाएगी पावर और V पे पावर क्या आ जाएगी, 4th रूट, मतलब डिवाइड। तो आंसर क्या आ जाएगा, PV⁴1/2। इस तरीके से हम किसी भी रैंडम प्रोसेस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, PV⁴ समथिंग में। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? किसी भी प्रोसेस को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी अदर प्रोसेस में? ये एग्जांपल समझ आया कि नहीं, बताएं। यार बताएं विश्वराज। यस सर। Yes, हाँ, sir. और केमिस्ट्री में भी किया होगा यार ऐसे एग्जांपल्स। तो इसको हमने कन्वर्ट किया PV⁴ समथिंग में और हमारा काम बन गया। तो किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हमें क्या लिखना है, उसकी स्पेसिफिक हीट लिखनी है। तो देखें कैसे लिख सकते हैं। सो किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का अब हम CP CV ये कुछ नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, CM, जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का होगा वो हो जाता है CV+। अगर ये CP था तो क्या था, CV+R था। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है, क्या, CV+R/1 - m। और ये फॉर्मूला एकदम नया और अच्छा फॉर्मूला है, याद रखना है इसे। कोई डाउट क्या किसी को इसमें? तो ऑफ कोर्स वैल्यू पे डिपेंड करेगा, मतलब क्या वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। बताएं किसी को कोई डाउट इसमें? CP CV और किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जिसे हम PV⁴m में लिखेंगे, उसके लिए कैसे लिख सकते हैं हम C। यार यहां तक C समझ में आया क्या सबको? बताएं। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट 3 स्टार एकदम, क्या, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, रेशियो ऑफ CP एंड CV। इस फेमस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, गैमा। तो CP/CV के रेशियो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गैमा से। तो गैमा ऑफ गैसेस बहुत ज्यादा यूज होता है। तो देखिए गैमा क्या आ जाएगा, गैमा इज सिंपली CP/CV। तो CP का फॉर्मूला क्या है, F+2/2R, एंड CV कितना है, F/2R। तो 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया, F+2/F। F का डिवाइड दे देंगे, गैमा की वैल्यू क्या आ गई, 1+2/F। क्लियर? तो ये नेक्स्ट फेमस वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गैमा ऑफ एनी गैस। कैसे निकाल सकते हैं, 1+2/F। तो अब देख लेते हैं, फॉर मोनोएटॉमिक क्या हो जाएगा,
देखिए मोनोटॉमिक का गामा क्या हो जाएगा, 1 + 2 बाई मोनोटॉमिक एफ कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 5/3। डाइटॉमिक का क्या हो जाएगा, डायटोमिक का गामा देखें, ये क्या हो जाएगा 1 + 2 बाई एफ कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 7/5। इनको थोड़ा पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 5/3 कितना आएगा 1.66। 7/5 कितना आएगा 1.4। तो देख रहे हैं जैसे ही एफ इंक्रीज हो रहा है गैमा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान देना है, एज एफ इंक्रीजेज गैमा डिक्रीजेज, ये क्लियरली दिख रहा है। डन। तो अब हमने यहाँ पर नया टर्म क्या डिफाइन कर दिया गैमा। तो अब क्वेश्चन में जो सीपी और सीवी है वो किसके टर्म्स में पूछ लेता है, गैमा के टर्म्स में भी पूछ लेता है। तो ये भी पॉइंट अब हम याद करेंगे, क्या सीपी एंड सीवी इन टर्म्स ऑफ गैमा। तो देखिए गैमा के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एफ की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ गैमा। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ गामा के लिए हमें मेन चाहिए था एफ इन टर्म्स ऑफ गामा। तो यूज कर लेते हैं यार, गामा इज इक्वल टू कितना है 1 + 2 बाई एफ। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, सॉल्व करें तो 2/f क्या आ जाएगा 1 माइनस गामा। सो देन f/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, gamma minus 1. यस इट विल बी गामा, सॉरी 1 माइनस गामा ही रहेगी ना, 1/1 माइनस गामा, 1/1 माइनस गामा। तो ये f/2 की वैल्यू ही या f की वैल्यू समझ सकते हैं। तो अब हम CP/CV लिख लेंगे यार। देखें CV क्या होता है, CV होता है कि f/2 r, तो मतलब क्या आ जाएगा r/1 माइनस गामा। CP बताएं, CP क्या हो जाता तो है, वो गामा -1 होगा ना, या सॉरी माय मिस्टेक, 2/f में ये गामा -1 होगा, ये 1 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा गामा -1। ओके, सो ये r गामा -1, यहाँ पर क्या वैल्यू थी f+2 ऐड किया था हमने अपॉन 2 r। सो ये क्या आ जाएगा अपना f+2/2। तो चाहिए तो हम इसे सेपरेट कर लेते हैं पहले। तो बेसिकली ये क्या है, ये f/2 प्लस एक्स्ट्रा 1, तो ये बेसिकली f/2 प्लस 1 यानी f/2r प्लस जाएगा और 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाता है गामा। तो इसे डायरेक्टली याद रख लेना यार, गामा r अपॉन गामा -1। तो ये सिनेरियो है सीपी और सीवी इन टर्म्स ऑफ गामा। बताएं किसी को कोई डाउट क्या इसमें, No, sir. दोनों याद रखना है यार, सीपी सीवी इन टर्म्स ऑफ गामा। बताएं यहां तक किसी को कोई डाउट क्या, डिफरेंट तरीके से गैसेस का सीपी सीवी और गामा कैसे निकाल सकते हैं, किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का सी कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें। ओके ठीक है, तो यहां तक हमने क्या पढ़ लिया एक्स्ट्रा, मोलर हीट्स। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट्स, ये हमें काफी सारा क्वेश्चन इस पे आ जाता है, इसलिए मैंने इसको आपको नोट्स में प्रॉपर ऐड करा दिया। ओके, एक और लास्ट पार्ट जिसपे काफी सारे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, तो मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ यहाँ पे, और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, सो समझेंगे इसे। मिक्सिंग ऑफ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ गैसेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, देखें इन्हें।
एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पहले मिक्सिंग ऑफ गैसेस को पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बाद में हम केटीजी में आएंगे। पहले सिंपल सी बात करते हैं। व्हेन N1 and N2 moles of two gases are mixed, सोचो N1 N2 जो है दो गैसेस को मिक्स किया N1 N2 मोल्स में, तो क्या टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है? पहले तो पूछा जा सकता है क्या, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास। ओके, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। सो ऑलरेडी बताया केमिस्ट्री में, आपने इसे काफी सीखा होगा। बताएं कैसे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास एम मिक्सचर? बताएं एम मिक्सचर कैसे लिखेंगे? अरे सिंपल रेशियो से लिखेंगे ना, N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है। सिमिलरली अगर हमें उनका क्या फाइंड करना है, CP या CV, ओके, CV ऑफ द मिक्सचर बताएं, तो CV क्या हो जाएगा, CV मिक्स। यार एकदम यही फॉर्मूला रहेगा यार, इसलिए लिखा रहा हूं सब साथ में। क्या हो जाएगा CV मिक्स, N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। कोई डाउट क्या किसी को इसमें? ठीक है, सेम चीज क्या हो जाएगा CP के लिए, CP ऑफ द मिक्सचर CP क्या हो जाएगा, सेम क्या रहेगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक, और अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब दो गैसेस को मिला देते हैं सो कॉमन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर ये बदल जाता है। मतलब समझे कि अगर आप O2 को N2 के साथ मिलाएंगे तो दोनों का F क्या है, सेम है। कोई चेंजेस आएगा क्या? नहीं, दोनों का F क्या है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं। लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन को हीलियम के साथ मिला दिया तो दोनों की एनर्जी वगैरह बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या बदल जाएगा, F बदल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें, कॉमन डिग्री ऑफ फ्रीडम F मिक्सचर, ये क्या हो जाएगा, N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2। और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? If both gases are diatomic, then F1 is equal to क्या हो जाएगा, F2। सो मैटर नहीं करेगा कि कितने मोल है, F1 और F2 अगर सेम हो जाएंगे दोनों तो मैटर नहीं करेगा, F क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा और N1 प्लस N2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन F मिक्सचर क्या रहेगा, समझ आया क्या ये? यार बताएं, F मिक्सचर समझ आया या नहीं? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन गैमा। तो कॉमन गैमा ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा फिर, गैमा मिक्सचर
प्लस N2 N2 gamma N2 2 gamma 2 अपॉन N1 प्लस N2, और ये बन जाती है हमारी क्या, स्टार मार्क वाली बात। ये ध्यान देना है कि ऐसे कभी भी गामा मिक्स नहीं निकालना है, तो इसलिए ये मैं सीरीज आपको समझाया जा रहा हूँ। रीजन क्या है कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऐसे नहीं करना, गामा मिक्स ऐसे नहीं फाइंड करना होता। ओके, जो हम ये मिक्सचर का रूल लगा रहे हैं वो गामा मिक्सचर में नहीं लगाएंगे, क्योंकि गामा मिक्सचर ऑलरेडी खुद एक रेशियो है। तो गामा मिक्सचर हमेशा कैसे निकालेंगे, गामा मिक्सचर निकालेंगे आप हमेशा कैसे, सीपी मिक्सचर अपॉन सीबी मिक्सचर से। कोई डाउट किसी को? हमेशा इसी मेथड से ही निकालना है, याद रखना है। N1 गामा 1 नहीं करने लग जाना है। यार क्लियर सबको? तो फास्ट सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, गामा मिक्स ऐसे लिख सकते हैं, N1 प्लस N2 जो दोनों के अपॉन में वो दो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 CV1 प्लस N2 CV2, और इनका वो जो था अपॉन पे वो क्या हो गया, N1 प्लस N2 दोनों का कैंसिल आउट हो गया। तो बताएं यहां तक कोई डाउट किसी को गामा मिक्सचर निकालने का? यार बताएं गामा मिक्सचर ओके है? Yes sir. हाँ, ये गलती पक्का एग्जाम में होती ही है, बता भी रहा हूँ तब भी गलत करते हो यार, तो थोड़ा सा यहीं पे ध्यान देना है, कैसे नहीं करना, और सीपी मिक्स सीवी मिक्स को जल्दी से फाइंड करना है। एक और मेथड है, अगर आपको और फास्ट करना है, और फास्ट सॉल्व करना है, तो गामा मिक्स 1 + 2 क्या था, एफ था ना, यहाँ पे आप एफ मिक्सचर यूज कर लो तो ये बेस्ट हो जाता है, और एफ मिक्सचर फाइंड करना इजी है। समझ आया एफ मिक्सचर? ये तो ये सबसे फास्ट वे हो जाता है क्या, गामा निकालने का, ये जो मैंने थर्ड में अभी लिखा। आप देख सकते हैं तीनों मेथड से सेम आएगा, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, सुटेबल रहेगा आपको। बता गामा मिक्सचर में कोई भी डाउट क्या किसी को? यहाँ तक ओके? Yes sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है क्या, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर व्हेन two gases are mixed in X ratio Y, when two gases are mixed in X ratio Y by mass। मतलब ये है कि दो गैसेस मिला है, पहले का कितना ग्राम रखा, 3 ग्राम, और दूसरे का कुछ 6 ग्राम, तो क्या रेशियो रखा मास का, 1/2। तब हमसे पूछता है क्या, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, क्या डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का सिंपल आइडिया है क्या, मास ऑफ मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो अब देखना, मास ऑफ मिक्सचर आपको पता है कि उन दोनों का मास रेशियो दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ कि मान लेते हैं रेशियो दिया है क्या, ए रेशियो बी, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 अपॉन दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। अभी पॉइंट है कि मास आपको पता है, मास क्या लिख सकते हैं, ax प्लस bx, आपको पता है ना, 2:3 दिया है तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, 2x एंड 3x, ओके, अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास और डेंसिटी, तो m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2 ये रहेगा, और मास को फिर से क्या लिख सकते हैं, जिस रेशियो में हमने बोला अभी, ax, और इस तरीके से। तो फाइनली रो मिक्सचर निकालने का तरीका हमें समझ आ गया। क्या करना है, x तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा,
a प्लस बी अपॉन a बाई रो वन प्लस b बाई रो टू। इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे अगर हमें डेंसिटी निकालना है। और इसका सिंपल केस, इफ इक्वल प्रोपोर्शन इज मिक्स्ड, मतलब क्या a इज इक्वल टू क्या है b, इक्वल मासेस अगर हमने मिक्स किए हैं तो फिर क्या आंसर आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा 2, ये बनेगा 1 बाई रो वन प्लस 1 बाई रो टू। तो क्या आंसर आ जाएगा रो मिक्सचर का 2 रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। किसी को कोई डाउट क्या इसमें रो मिक्सचर में? ओके, नेक्स्ट, when two gases are mixed, when two gases are mixed in a ratio b by वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के रेशियो में आपको मिक्स किया है तो फिर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो हमें ऑलरेडी पता है मास को क्या लिख सकते हैं हम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो रो वन वी वन प्लस रो टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। तो यार x कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, a रो वन प्लस b रो टू अपॉन a प्लस b। सो अब आप समझ गए, इफ इक्वल वॉल्यूम्स आर एडेड देन यस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b। सो रो मिक्सचर बहुत ही सिंपल दिखेगा, क्या, रो वन प्लस रो टू बाई टू। ठीक, नेक्स्ट, और ये बहुत ही ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट, देखें, when two containers are there, ऐसे है, और यहाँ पर कोई गैस है और यहाँ पर भी कोई गैस है, और लेट से ये कॉर्क के थ्रू अभी मिक्सिंग नहीं हो रही थी, ओके, और इसके बाद जो है वो ओपन कर देंगे तो मिक्सिंग होगी। मान लेते हैं स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर क्या है, P1 V1 T1, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, F1, कोई गैस है, ये P2 V2 T2, और ये क्या है F2। ये सिचुएशन क्या है, आफ्टर सॉरी व्हेन both gases are mixed till equilibrium। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा, सेम। तो हमसे दो चीजें पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, फाइनल टेम्परेचर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइनल टेम्परेचर। देखें फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, तो पता है टेम्परेचर किसके फॉर्मूले में है, एनर्जी के फॉर्मूले में है टेम्परेचर है। क्यों, आपको पता हो अगर हीट कहीं बाहर जा नहीं रही है तो एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये लाइन सबको समझ में आई, टोटल इंटरनल एनर्जी इट हैज टू बी, शुड बी कांस्टेंट। तो कैसे लिखेंगे यार टोटल इंटरनल एनर्जी, ये लिखेंगे U1 प्लस U2 इनिशियल इज इक्वल टू U1 प्लस U2 फाइनल।
और इस एक लाइन से पूरा टेम्परेचर आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका कि दो गैसेस को अगर मिक्स्ड करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो देखें फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा। U1 किस पे डिपेंड करेगा, तो U1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F1/2 N1 R/T1 प्लस ये कितना हो जाएगा, F2/2 N2 R/T2। और इन दोनों का तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो मतलब F1/2 N1 R टेम्परेचर क्या हो गया T प्लस F2/2 N2 R ये क्या हो गया T। तो फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा, बाई 2 सब कैंसिल आउट हो जाएगा, T फाइनल आ जाएगा N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 अपॉन N1 F1 प्लस N2 F2। तो ये यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब दो गैसेस मिलते हैं तो फाइनल टेम्परेचर क्या होता है। इसका एक स्पेशल केस देख सकते हैं क्या, when two gases are of same atomic same type, मतलब F1 इज इक्वल टू क्या F2। अगर ऐसा सिनेरियो देखने को मिला हुआ है क्या, F1 इज इक्वल टू F2, तब हमारा ये T किसके जैसा दिखेगा, N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2। और बहुत सारे बुक में क्या होता है, बहुत सारे बुक में डायरेक्टली यही फॉर्मूला लिख देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ केसेस में तो ये फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन कब नहीं काम करेगा, जब आप O2 को किसके साथ मिला देंगे, हीलियम के साथ, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। समझ आया क्या यार सबको, यार बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है यार। yes. पक्का, हमने दोनों का क्या किया, एनर्जी इक्वेट किया। और दूसरा पार्ट ये, पहला तो पार्ट हुआ क्या, हमने एनर्जी इक्वेट किया। दूसरा, अगर हमें क्या फाइंड करना पड़ जाए, टू फाइंड फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा। तो यार फाइनल प्रेशर के लिए अगर आपको फाइनल टेम्परेचर दे दिया तो क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज ऊपर से फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे और क्या इक्वेट कराएंगे, मोल। क्या, इनिशियल मोल मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोल, N1 प्लस N2 इनिशियल शुड बी इक्वल टू फाइनल। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कहीं जाएंगे क्या, नहीं। तो ये चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इनिशियली मान लेते हैं इसका n क्या होगा, P1 V1 बाई R T1 प्लस P2 V2 बाई R T2। अभी क्या हुआ, पूरी गैस मिक्स हो गई, तो टोटल मोल जो रहेंगे वो क्या होगा, उसका टोटल प्रेशर वॉल्यूम टोटल अपॉन T। तो यहां से हम कंपेयर करके प्रेशर निकाल सकते हैं क्या, P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2 इज इक्वल टू P हमें निकालना है, V हमें पता है V1 प्लस V2, अगर इक्वल रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और T भी हमने निकाल लिया है। इस तरीके से यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर। बताए यहां तक किसी को कोई डाउट क्या, तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो है। अगर हम दो गैस को ऐसे ओपन कंटेनर में मिक्स करते हैं तो हमें ये चीज देखने को मिलता है, हमें फाइनल टेम्परेचर पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमें फाइनल प्रेशर वगैरह निकालना है तो उस टाइप पे आ जाते हैं। बाकी केटीजी में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग है जो हम थर्मोडायनेमिक्स के टाइम पर सीखेंगे, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, वो सारी चीजें देख लेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा केटीजी यार खत्म होता है, नेक्स्ट हम थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ओके देन। किसी को कोई डाउट क्या, आज जो भी डिस्कस किया यार केटीजी एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे,
तो बेटर रहेगा आप लोग को, सारी चीजें अच्छे से लर्न हो जाएंगी, फिर सॉल्विंग करेंगे। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय Bye, बाय sir. बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. या